नमस्कार। आप ये वीडियो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से देख रहे हैं। शिक्षा शक्ति के सभी दर्शकों को हमारा तहे दिल से धन्यवाद। आप इस वीडियोस में हमारे छात्रों से मिलेंगे। हमारे साथ आज अजय, आर्यन और अजीत। इन लोग की कुछ इच्छाएं थी, इनकी कुछ क्वेश्चंस थे जिन्हें हमसे पूछना था, इनको डाउट्स था। बहुत लोगों के भी क्वेश्चंस होते हैं। इस वीडियोस के माध्यम से उस क्वेश्चंस को, उस डाउट को क्लियर करते हुए हम लोग आपके सामने बातें रखते हैं। आइए मिलते हैं बच्चों से। सबसे पहले हम अजय से बातचीत शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे सभी लोगों का अपना क्वेश्चन होगा। और देखिए क्वेश्चन, ये लोग अपने क्वेश्चन को बेकायदा लिख के रखे ताकि हम भूले नहीं। बड़ी मतलब इनकी एक इच्छा थे। आइए मिलते हैं, इनके क्वेश्चनों का सामना करते हैं। भैया आसान आसान चीजें पूछना सुन लो, कहीं ऐसा नहीं। चलिए अजय, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर, आप जो विवेकानंद जयंती का आयोजन करते हैं उसमें युवाओं की क्या भूमिका होती है? विवेकानंद जयंती युवाओं से ही जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। सारी भूमिका युवाओं का ही होता है। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर हमारा देश युवा दिवस मनाता है। आज हमें जरूरत है युवा दिवस को, युवाओं को संगठित करने का, उन्हें उत्साहित करने का, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए। और इस आयोजन के माध्यम से सबसे बड़े चरित्रवान बनाने के लिए। कोई भी कार्य बच्चा खुल के तभी कर पाएगा जब वो चरित्रवान होगा। और स्वामी विवेकानंद जयंती का उद्देश्य ही है बच्चों को चरित्रवान बनाना, उनके जीवन में एक अच्छा नया मोड़ को लाना, एक नई ऊर्जा को लाना। और बच्चों की भूमिका पूरी होती है। आज इतने सालों से कार्यक्रम दिन प्रतिदिन एक बड़ी ऊंचाई छू रही है, तो युवाओं के साथ ही, उनके सहयोग से ही ये सब कार्य हो पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी भूमिका युवाओं का होता है और मिलता आ रहा है। इस साल भी बहुत अच्छे युवा जागरूक है, उत्साहित है। वो इस साल अपने युवा दिवस को मनाने के लिए एकदम अपना तन मन धन देने के लिए समर्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि सर, ये विवेकानंद जयंती का प्रोग्राम अब कितने सालों से हो रहा है? स्वामी विवेकानंद जयंती हमको याद है, हम जब छोटे थे तो न्यू ईयर के समय पे लोग लिट्टी चोखा बनाते हैं। याद होगा आप लोग, बच्चे काफी दोस्त अपने आपस में बनाते हैं। तो हमारे दोस्तों ने भी प्रस्ताव रखा कि हम लोग क्या करेंगे कि न्यू ईयर के दिन बनाएंगे। फिर हमारे पास भी बताइए, आपस में हम लोग बैठे, फिर हमने ऐसे ही किया। मुझे विवेकानंद जी उस समय बहुत अच्छे लगते थे, तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, पार्टी मनाया जाएगा लेकिन 12 तारीख को मनाया जाएगा। उस दिन विवेकानंद जी की जयंती है, तो उसी लिट्टी चोखा की पार्टी 12 तारीख को मनी। विवेकानंद जी की तस्वीर रखी गई, पूजा की गई, और उसके बाद हम लोग लिट्टी चोखा बनाए और दो तीन लोगों को बुला के भी खिलाए और अपने भी खाए। लोगों ने बड़ी प्रशंसा किया और दोस्तों को, मेरे दोस्तों को भी लगा कि बहुत अच्छा ये चीज है कि भाई समाज में हम लोग पार्टी भी बनाए और समाज में इसका प्रोत्साहन भी हो। जबकि पार्टियों से लोग, घर के परिवार के लोग भी गुस्सा होते हैं, लेकिन ये ऐसा एक कार्यक्रम जैसा हो गया कि लोग खुश हुए, बहुत अच्छे हुए, बहुत प्रोत्साहित किए, बड़े बड़े लोगों ने सम्मान दिया। तब से ये सिलसिला बढ़ती गई, अलग अलग चीजें और अच्छा होता गया, और अच्छा होता गया। उसका एक बड़ा रूप तैयार हो गया। जैसे कि सर, आप जो भी कार्यक्रम कराते हैं उसमें इतना सहयोग या इतनी भारी मात्रा में लोग कैसे उपस्थित हो जाते हैं आज के समय में? इसका एक इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी कहानी है, मैं बताऊंगा। हाँ, लोगों की उपस्थिति और सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। मुझे याद है जब हम लोग, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कार्यक्रम अच्छा लगा, हम लोगों ने पार्टी रखी, चीजें रखी और हुआ। उसके ही दूसरे साल, जब दूसरी साल आई, फिर हम लोगों ने पार्टी रखा और 100 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हम लोगों ने कराई। हम लोग को अच्छा लगा था पहले साल, दूसरे साल हमने फिर किया। मैं आपको बता दूं, 100 लोगों में बहुत लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया, बहुत लोगों के पास गए और मात्र 15 से 20 लोग आए थे पूरे कार्यक्रम में। लोगों की उपस्थिति नहीं हुई थी। हम लोग भी बच्चे थे, किसी को अच्छे से बोल नहीं पाए थे। बड़े बड़े लोगों को तो बोल दिया था, लेकिन शायद बुलाने का तरीका सही नहीं हो, चीजें नहीं हो। लेकिन जो कार्य धीरे धीरे हम लोगों ने, वहां पे हार नहीं मानी, अपने कार्यक्रमों को, अपनी चीजों को और अच्छा, समाज में और अच्छा, और समाज में अच्छा और अच्छे कार्यों में समाज के लोगों का सहयोग बहुत अच्छे से मिलता है। वो सहयोग बढ़ता गया और आज ये दिन आया है। एक समय था कि 100 लोगों को बुलाकर 20 लोग आते हैं। आज हम लोग सोचते हैं किसको बुलाएं, किसको ना बुलाएं। हर कार्यक्रम में अलग अलग लोगों को, साल भर के होने वाले आयोजनों में हम लोग अलग अलग लोगों को सम्मानित या बुलाने का काम करते हैं, क्योंकि एक बार संभालना हमारी संस्था के लिए मुश्किल हो जाती है। संस्था का विराट रूप, लोगों का संख्या संभालना करना बड़ा मुश्किल होता है। तब हम लोग अलग अलग पैटर्न में, कब स्कूल के बच्चे आएंगे, कब संस्था के लोग आएंगे, कब सिलाई ट्यूशन के लोग आएंगे, तरह तरह के सामाजिक लोग कब आएंगे, तो यूथ कैसे आएंगे, तो वो सब हम लोग छांट के बांट के अलग तरीकों से आयोजन करते हैं। तो जब हम सामाजिक कार्य, अच्छा कार्य करेंगे तो लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन बहुत अच्छे से मिलेगा। सर, जैसे कि आप इतना प्रोग्राम कराते रहते हैं और टीचर्स डे के दिन स्कूल को बंद कर देते हैं,
आपका ये बात है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम कराते हैं और टीचर्स डे के दिन हम विद्यालय को बंद कर देते हैं। देखिए, मैं बचपन से ही, मैं जब छोटे से था तब से देखा, मैं बहुत छोटे से क्लास पढ़ाता हूँ तो आप देखते ही हैं बच्चों के साथ मैंने देखा है कि बच्चे मतलब बच्चे अपने छोटे छोटे पिगी बैंक, छोटे छोटे पैसा इकट्ठा करते हैं और टीचर्स के लिए उसे गिफ्ट करते हैं या घर पे या चीज़ों को लेकर। मुझे लेना कभी पसंद नहीं आता है। हमें बच्चों का स्नेह प्यार रोज मिलता है, एक टीचर डे के दिन नहीं, हमें स्नेह प्यार रोज मिलता है। मेरे छात्र जितना मेरे लिए कर देते हैं, शायद ही कोई अध्यापक होगा जिसे इतना प्यार, इतना स्नेह मिलता है। बच्चे अपने गार्जियन से भी कई बार तो झूठ बोल के, कई चीज करके भी मेरे साथ रहना पसंद करते हैं, ये करते हैं। तो मेरे लिए एक टीचर डे महत्वपूर्ण नहीं होता है। और दूसरी बात, छात्रों का कोई भी चीज खर्च हो वो मुझे पसंद नहीं आता। मुझे वो सामाजिक कार्य में वो करें, वो समाज के लिए करें, कुछ चीजों के लिए करें तो पसंद है, लेकिन मेरे लिए कुछ करें ये मुझे पसंद नहीं आता है। इसलिए मुझे टीचर्स डे सेलिब्रेशन अच्छा नहीं लगता। मैं टीचर डे सेलिब्रेट कराना पसंद नहीं करता। इसलिए मेरी संस्था जहाँ जहाँ पे जो चलती है, सारी संस्थाएं टीचर डे के दिन बंद रहता है। लेकिन कितने जगहों पे मैं देखता हूँ कि अध्यापक लोग जानबूझ के बच्चों को मोटिवेट करके बल्कि उस दिन कराते हैं और अन्य दिनों में अपने कुछ नहीं करते हैं बच्चों के लिए। ये थोड़ा बुरा लगता है। गुरु होने का मतलब होता है हम छात्रों के लिए एक उनकी भावनाओं के साथ जुड़े। सर, आप अपना स्कूल किराए पर ही क्यों चलाते हैं, क्यों नहीं अपना स्वयं बनाते हैं? क्या पूछे हैं, जोर से बोलिए। सर, आप अपना स्कूल किराए पर ही क्यों चलाते हैं, क्यों नहीं अपना स्वयं बनाते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कुछ तो फाइनेंशियल बातें हैं जो पैसे को लेकर है कि भाई उतनी अमाउंट नहीं है। अब कुछ एक जो हमारी खुद की चीज़ें हैं कि हम उस चीज़ पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने जो जो चीज़ पे ध्यान दिया वो काम कर लिया। विशेष ध्यान नहीं, जिस दिन से हम बिल्डिंग के चक्कर में पड़ेंगे उस दिन से हमारी शिक्षा प्रभावित होने लगेगी। जितनी स्कूलें बिल्डिंग को प्रमोट करती हैं या बिल्डिंग्स के लेवल पे अपने कार्य करते हैं, उनका एजुकेशन के प्रति फोकस कम हो जाती है। हमें दिखावा नहीं करना है, हमें कम बच्चों में अच्छी शिक्षा देना है। मुझे पूरा ध्यान केंद्रित अपने बच्चों पे करना है और बच्चों को लेकर उस शिक्षा को लेकर करना है। मुझे शिक्षा का अलग जगाना है। मुझे भारत में ऐसे यूथ चाहिए, ऐसे बच्चों से ही शुरू करते हैं हम, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी हो, जिसके अंदर एक नई सोच हो, कुछ करने की जज्बा हो। अब मुझे उन्हें हजारों की भीड़ में नहीं कर सकता हूँ, चंद बच्चों को लेकर ही मैं करना चाहता हूँ। मेरा स्कूल चलाना उद्देश्य नहीं है, मुझे युवा तैयार करना उद्देश्य है। तो मुझे 50, 100, 25 बच्चों में भी वो मिलने लगते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैं बिल्डिंग पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन भविष्य में होगा। बहुत बड़ी परिकल्पना है। वृद्धा आश्रम, बाल्याश्रम, विवेकानंद जी की एक बड़ी स्वरूप में मंदिर, और शायद हो सकता है विश्वविद्यालय तक की स्ट्रक्चर में इस बलिया को देकर जाऊं, ऐसा सपना है। बहुत बड़ी चीज है, मेरी कल्पना है, उस पर कार्य चल रही है। दिमागी रूप से मैं तैयारी कर रहा हूँ और विवेकानंद जी की इच्छा होगी तो जरूर वो बलिया को हम लोग गिफ्ट करके जाएंगे। सर, आपने क्या सोचकर स्कूल का नाम व्यवसाय आंचल रखा? इसके पीछे बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने कुछ सोच के व्यवसाय आंचल प्ले स्कूल नहीं रखा, क्योंकि मैं सबसे पहले किताब लिखा, जिस किताब का नाम था ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर बुक। ठीक उसके तुरंत 1-1.5 साल के अंदर मैंने कोचिंग खोला, तो वही BFCI को लेकर ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बन गया। और जब हमने उसके बाद तीसरी जब स्टेप लिया, बालकों के लिए कुछ करना शुरू किया, स्कूल जब डाला, तो ब्रांड तो पहले से BFCI लोग जानते थे। उसमें अब बच्चे, छोटे बच्चे थे तो बच्चों के आंचल, मतलब माँ के आंचल से निकल के मेरे पास आते थे, तो माँ के आंचल को उठा के हम लोगों ने BFCI में ऐड किया। क्योंकि ब्रांड थी BFCI, तो ब्रांड के साथ ऐड किया BFCI आंचल, और छोटे बच्चों के लिए इसलिए प्ले स्कूल। और आप देखते हुए हमारे लिए, बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए मेरा सबसे पहले क्या होता है कि मैं उनके लिए, लोग लिखते हैं केवल खेल खेल में पढ़ाई, हमारे यहाँ रियल में प्ले विथ एजुकेशन चलता है। रियल में उन सब बच्चों, उनके लिए कुछ मुझे खर्च भी करना हो तो बड़े बड़े मैंने खर्च करके, एक अच्छी तैयारियां करके, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करके बच्चों के लिए, कि हम खेलने का माहौल, चीजों को अच्छा करना, उससे क्या शिक्षा निकल सकती है उसे निकालना, खेल खेल में क्या उन्हें नॉलेज मिल सकती है, इसका प्रयास करना हमारा उद्देश्य होता है। सर, आप अपने छात्रों को इतना टूर्स पर क्यों ले जाते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बच्चों को क्यों घुमाने ले जाता हूँ, एजुकेशनल टूर क्यों कराता हूँ? देखिए, एक कहावत है, भोजपुरी में जाके सुनेंगे कि लड़का के पढ़ावा चाहे शहर में बसावो, बहुत सुने होंगे। तो जब बच्चों को, छात्रों को हम शिक्षा दे रहे हैं तो सामाजिक ज्ञान भी उन्हें जरूरी है।
देश विदेश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले के बाहर क्या हो रही है, लोग कैसे रह रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, डेवलपमेंट क्या है, उनके बारे में उन्हें जानना, देखना, सीखना, उनसे क्या तरीके होते हैं, एक अनुशासन में रह के एक विजिट बाहर कैसे घूम सकते हैं, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है हमारे छात्रों के लिए। इसी अनुशासन को बनाए रखने के लिए, इसी शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम टूर को बच्चों के लिए प्लान करते हैं और लेकर जाते हैं, उनको घुमाने ले जाते हैं, ये जरूरी है। सर आपने जब सेम कंपनी खोला तो उसका नाम सेम ही क्यों रखा? हमने सेम कंपनी खोला तो उसका नाम सेम क्यों रखा, इसके पीछे मेरी सपना है। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि जब मैं बलिया में पढ़ाई किया और चीज़ों को देखा तो बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत ही टुकड़े टुकड़े में थी। हमें इंग्लिश पढ़ना है दूसरी जगह, कंप्यूटर पढ़ना है दूसरी जगह, एजुकेशन लेना है, डेवलपमेंट करना है, अलग अलग चीज़ों से मिलाकर। तो कुछ बच्चे तो कुछ कर लेते थे, कुछ बच्चे नहीं कर पाते थे, हमने सबको मिक्स किया। और सबसे बड़ी चीज़ रहन सहन, तौर तरीके, बोल चाल की भाषा, जैसे आप आज बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, इतना खुल के बच्चे किसी के सामने बोल पाए, ये नॉलेज नहीं हो पाता था। इसलिए मैं चाहता था एक स्मार्ट एजुकेशन बच्चों को दिया जाए, एजुकेशन स्मार्ट एजुकेशन एक अच्छी चीज़ दी जाए, और उसी लेवल पे हमने इसका नाम रखा स्मार्ट एजुकेशन मेथड। एक ऐसा तरीका जिसमें कि बच्चा स्मार्ट बने, उनके अंदर ये कैपेसिटी हो कि अपनी अच्छाइयों को दिखा सके और अपनी कमियों को छिपा सके, उनके अंदर ऐसी क्षमता हो कि समाज में कैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कही जाती है, वो अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा दे सके। ऐसे युवाओं की एक टीम में बलिया में क्रिएट करना चाहता था। इसके लिए मैंने सेम SEM स्मार्ट एजुकेशन मेथड को वो किया, और इसीलिए मैंने इसकी शुरुआत सेम इसका नाम रखा। सर आपका संडे को भी क्यों क्लास चलता है? चूंकि हम 7 डेज जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें हर बच्चों का स्कूल, कोचिंग्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनका टाइम फिक्स होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही दे पाएंगे, ये कम समय होता है एजुकेशन के मामले में। हम खुल के बच्चों को फ्रीडम ऑफ एजुकेशन अगर कहें कि हमें जितनी जरूरत है उतनी समय को लेकर बच्चों को पढ़ाएं, इसके लिए बचता है संडे। और संडे उपयोग में भी आ जाए, संडे कितने बार बच्चे यूज में नहीं लेते हैं, बहुत सारे बिना मतलब का इधर उधर कारण, तो संडे का यूज होकर उन बच्चों में डेवलपमेंट आ जाए, एक अच्छा एजुकेशन आ जाए और उन्हें एक नई दिशा से जोड़ा जाए, इसके लिए हम लोगों ने संडे क्लासेस को रखा। सर आप काम करने के बाद जो खाली समय बचता है उसमें क्या क्या करते हैं? सबसे ज्यादा जो हमें खाली समय बचता है, अगर हम बात करें तो हम कुछ जैसे कि हम सोशल न्यूज को देखना, न्यूज चैनल्स को हम अधिकतर वॉच करते रहते हैं कि न्यूज में क्या हो रहा है, नया क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, देश की परिस्थिति में क्या चल रहा है। और दूसरी बात है कि जैसे कल ही की न्यूज है कि चुनाव हार गई, बिहार चुनाव हार गई RJD, और उसके बाद उनके परिवार में अपनी आपसी लड़ाई हुई, उनकी निशा भारती जो बेटी थी वो घर छोड़ने और पार्टी को छोड़ने का। तो ये सब न्यूज, बहुत सारी चीजें, उससे नॉलेज मिलता है कि एक संस्था कैसे चलती है, संस्थाओं को कैसे चलाना चाहिए, आगे चल के कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी चाहिए किसी चीज को लेकर। दूसरी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है नई चीजों की तैयारी करना। मैं आगे के लिए नया नया कुछ सीखता हूँ, जो और समय बचता है हम नई चीजें कल क्या करनी इस पर सोचता हूँ, कुछ नई नई चीजें सीखता हूँ, और मैं इस चीज को सीखने का प्रयास करता हूँ। कोई भी हमको चैलेंज ना कर पाए कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा वर्क करता हूँ। वो चाहे लड़कों काम हो, लड़की काम हो, किसी की भी काम हो, किसी भी व्यक्ति काम हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी विषय हमारे कठिन है उन पे भी हम बहुत ज्यादा समय देने का काम, खाली समय में मेरे प्रयास होता है कि उन चीजों की तैयारी किया जाए, और विशेष रूप से कल क्या पढ़ाना है, इस पे कैसे वर्क करना है, उसकी तैयारियां मैं करता हूँ। सर आप बच्चों से बिजनेस क्यों कराते रहते हैं? बच्चों से बिजनेस, छात्रों से बिजनेस कराने, बच्चों से, युवाओं से बिजनेस के पीछे मेरा पर्पज ये होता है कि देखिए नौकरी बहुत सीमित है हमारे देश में। माना जाता है कि 10 से 12% ही नौकरी दे पाएगी कोई भी सरकार हो, 10 से 12% लोगों को ही नौकरी प्रोवाइड किया जा सकता है। और देश में जितना पोस्ट होगा, आप मान लीजिए एक पुलिस की बात करें, हर गाँव में 10 बच्चा दौड़ रहा है, 20 बच्चा दौड़ रहा है, लेकिन चौकी कहाँ पे है? तो जिले में अगर चौकी देखेंगे तो एक कदम चौराहे पे, उसके बाद जाएंगे तो सीधे नगवा है। तो नगवा से कदम चौराहे तक के बीच में जितनी भी ग्राम सभा में जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हर गांव में 10-15 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो अगर सीट ही खाली नहीं रहेगी तो उनका ड्यूटी कहाँ लगेगा?
ऐसे सभी नौकरियों का अगर सारी नौकरी जोड़ दें तो 1-1.5 करोड़ नौकरियां होंगी, सभी चीजें चपरासी से लेकर उससे ज्यादा तक सब चीज की नौकरी जोड़ लें तो 1-1.5 करोड़ नौकरियां होंगी। चाहे इस समय 3 करोड़ नौकरियां होंगी और देश में 125 करोड़ आबादी है, ये इसमें से युवा प्रधान देश है। तो युवा प्रधान देश यानी कि 60% से ज्यादा युवा होंगे। तो युवा अगर युवा प्रधान देश है, युवाओं को 60 करोड़ युवाओं में से 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल गए, तब भी तो हमारे पास लगभग 55 करोड़ युवा लोग बेरोजगार होंगे। लेकिन नौकरी तो आप अपने यहाँ, बिजनेस तो आप अपने यहाँ और अपने से ज्यादा जाकर विदेशों में भी अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। तो युवा जब बिजनेस की ओर आगे बढ़ेगा तो देश का नाम होगा, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, देश को डोनेशन मिलेंगे, बहुत सारे व्यवस्थित कार्य होंगे। तो युवाओं को ऐसा दिशा दिया जाए जिससे कि हमारा देश डेवलप करे, इसके लिए मैं बिजनेस पे ज्यादा फोकस करता हूँ। और फ्रीडम, एक तो बिजनेस में आपको फ्रीडम हो, आप किसी की पाबंदी में नहीं रहेंगे, आप फ्रीडम के साथ अपना काम कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और सीखने को, एक जो बिजनेसमैन होता है वो रोज सीखता है, रोज कई चुनौतियों का सामना करता है, बहुत सारा उसका माइंड डेवलप होता है इस कारण, और 100 लोगों को जॉब देने लायक बन जाता है। इसके लिए मैं बिजनेस को ज्यादा प्रमोट करता हूँ। सर आपके फ्यूचर को लेकर अगला प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो बहुत सारी है। फ्यूचर्स को लेकर सबसे बड़ी प्लानिंग मैंने बताया कि मुझे शिक्षा शक्ति को एक ऐसा प्लेस बनाना है जहां से पूरे विश्व का नेतृत्व बलिया कर सके। बलिया देश का सबसे पहले आजाद होने वाला जगह। आज इतिहास जो पढ़ी जाती है तो पूरा देश में अगर आजादी, किसी ने बताया कि आजाद देश हमारा आजाद हो सकता है, तो बलिया के मंगल पांडे थे। और देश आजाद भी हुआ तो सबसे पहले 5 साल पहले 1942 में हमारा बलिया आजाद हो गया था। तो हमारी बलिया की आजादी का एक जो नाम है, वैसे ही देश में जब हम आज इस समय बिजनेस इत्यादि की बात हो रही है, देश को डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो हम चाहते हैं कि बलिया को इतना डेवलप किया जाए कि बलिया का नाम आने वाले उद्योग में, आने वाले बलिया के युवा शिक्षा के क्षेत्र में, आने वाले हर एक क्षेत्र में बलिया का नाम हो और बलिया की पहचान डेवलप हो। बहुत सारे फ्यूचर प्लान है, बस आप लोग का सहयोग चाहिए। आप जैसे युवा हमारे साथ आगे बढ़ेंगे तो शायद सपने तो बहुत हैं, लेकिन सपने तब हकीकत होते हैं जब हम आंख खोल कर देखें। तो प्रयास यही कि स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद मिले, आप सब लोगों का साथ मिले और एक नई ऊंचाई के साथ हम लोग बलिया को डेवलप करने के लिए कुछ आगे कदम बढ़ाएं, जिससे कि हमारा देश डेवलप होगा, और देश डेवलप होगा तो विश्व में इसका एक अपना अलग पहचान होगी। सर, जैसा कि हम लोगों ने या फिर आपने भी देखा होगा, कई स्कूलों में या फिर संस्थाओं में लड़कियों के ऊपर लेकर कई सारे वो कमेंट्स विवाद होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने बच्चे सुव्यवस्थित कैसे रहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है प्रशासनिक व्यवस्था। जहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, प्यार अपनी जगह पे है, लेकिन जब बात आए अनुशासन की तो कोई भी एक बोल्ड डिसीजन लेने वाला व्यक्ति जरूर हर संस्था में होनी चाहिए। संस्थाओं में सबसे बड़ी चीज हो जाती है प्रशासनिक व्यवस्था, एक तो सही नहीं होती है, दूसरा इनकम को ध्यान में रखकर कई ऐसे संस्था है जहाँ पे कमाने के चक्कर में क्या गलत हो रही है उस पर ध्यान देना लोग बंद कर देते हैं। हमारी संस्था इस पे बहुत ही सख्त, हमें पैसों से ज्यादा अनुशासन और संस्था की मर्यादाओं पे ज्यादा विशेष ध्यान होता है। हम हर बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, हमारे लिए बच्चे हमारे उनके पिता उनके माँ से भी ज्यादा पसंद है, लेकिन उनकी एक गलतियां हमें बर्दाश्त नहीं होती। हमारे यहाँ बच्चों को पूरी फ्रीडम है, हमारे यहाँ कोई लड़के लड़की के लिए कोई अलग से चेयर्स नहीं लगते हैं, कोई चीज नहीं होती है, लेकिन जो अनुशासनिक एक भाई बहन का जो प्यार जहाँ दिखना चाहिए, एक अनुशासन जो एक लेवल्स होनी चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। और नियम के अनुसार टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमारे संस्था में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। लेकिन समाज के लिए, सामाजिक रूप में तुम टेक्नोलॉजी से कितना पीछे रहो, अपने आप को उस तरह झोंको, ये बार बार बताई जाती है। आज समाज में क्या हो, जैसे कि अभी आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, इसे सोशल मीडिया पर हम लोग डालेंगे, लोग क्या करते हैं, लोग फालतू चीजों का रील बनाकर सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो हम युवाओं को ये सिखाते हैं कि क्या समाज में जाए। हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो खूब बढ़िया ड्रेसिंग पहन कर सोचते हैं समाज में जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे जब वीडियो बना रहे हैं तो हम कुछ गंदी कच्ची कुछ बेडरूम में बैठे हैं तभी बना दे रहे हैं वीडियो, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अरे भैया, वहाँ विश्व देख रहे हैं, यहाँ पे 2-4-5 गाँव के लोग देखेंगे, वहाँ पूरा विश्व देख रहा है हमको। तो हमें सोशल मीडिया पे कैसे जाना चाहिए, इसका ज्ञान जब हो जाएगा, समाज में एक अच्छी चीजें हो जाएंगी, अपने आप अच्छा। आप लोग खुद आए हो, छात्र हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे एकदम प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी होती है,
हम बच्चों के लिए उतने ही प्यार देना चाहते हैं या उतना ही स्नेह देना चाहते हैं जहाँ से बच्चों का विकास हो। हम उतनी स्नेह जितनी मिठास नहीं भरना चाहते जहाँ से उन्हें मधुमेह का रोग हो जाए। तो वो उन्हें कोई शुगर की पेशेंट जैसा नहीं करना है, उन्हें प्यार उतना ही देना है, उतनी ही मिठास उन्हें डालनी है जितना कि वो बच्चे अपने जीवन में कामयाब होकर आगे बढ़ सकें। और प्रशासन ऐसा ही होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में ऐसी कोई चीज है? तो आप लोगों ने अपने अपने प्रश्नों का, आप लोग का इच्छा को पूरा किया है। आप लोगों ने अपनी खुल के बातें की, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों ने बातें की और आप सोशल मीडिया पे अभी तक हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आगे भी आएंगे अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना क्वेश्चन पूछें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आकर अपना क्वेश्चन पूछें। जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब हमारी पूरी संस्था देने का पूरा प्रयास करेगी। थैंक यू।